मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। खुद को एक अच्छी पत्नी साबित करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे हैं ना कि इस तरह अचानक से मेरा मन कैसे बदल गया। पर सच मानिए मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, आपकी हर एक बात को दोबारा सोचने की कोशिश की और तभी मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने जो तय किया है शायद उसके लिए मुझे खुद को मनाना पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा ताकि मैं एक अच्छी पत्नी अपने आप को साबित कर सकूं, जैसे आप सब लोग चाहते हैं। चलिए खाने की मेज पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूं। जी अच्छा। कागज के निकले सारे पल चाहत के, कागज के निकले सारे उड़ गए सब जाने कहाँ रे पल चाहत के। ऐसे बदलो ये मंजर कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल गाना गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती। मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। खुद को एक अच्छी पत्नी साबित करना चाहती हूँ। देख, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं दादी मैम, ये चोट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हल्का सा कट है। बहुत दुख तो नहीं रहा? नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं है। आप लोग खाना शुरू करिए।
यहाँ इतनी रात को? आप अब भी परेशान हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है और विशाखा ने भी स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। हाँ, और मुझे खुश भी होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं। भले ही मैं विशाखा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला, पर काश मैं नई जिंदगी की शुरुआत उसके साथ कर पाता जिससे मैं प्यार करता, जिससे मैं प्यार करता हूं। काश उसका नाम मेरे नाम से जुड़ पाता। काश उसकी जिंदगी से मेरी सांसें जुड़ी होती। लगता है शायद ये सब मेरे नसीब में नहीं, तभी तो मैं उससे इतना दूर हूं। और वैसे भी अब ये सब बातों के बारे में सोचकर क्या फायदा। जब चलना इन्हीं राहों पर है, जो सामने है। अभी मैं विशाखा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला, पर काश मैं नई जिंदगी की शुरुआत उसके साथ कर पाता जिससे मैं प्यार करता था। अरे देव, तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अंदर आ। वैसे कैसे याद आ गई दादी की? क्यों? मैं जब चाहे तब आपके पास आ सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पर तेरे पास इस बुढ़िया के लिए वक्त ही कहाँ है? हर वक्त मंदिर और घर के कामों में उलझा रहता है, या फिर छोटी बहू के बारे में सोचता रहता है। तू क्या समझता है मुझे नहीं पता? मैं जानती हूँ बहुत जल्द मेरी गोद में एक नन्हा मुन्ना देव खेलने वाला है ना? आ बैठ ना, चल आ बैठ, बैठ ना। तुझे ऐसा लगता है ना कि पिता बनकर तेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? सिर्फ ये बात ही नहीं है दादी माँ, बात ये भी है कि अभी तक मैंने अपनी पत्नी को जाना ही नहीं। हाँ, तो कैसे जानेगा? हाँ? अरे तेरे पास उसके लिए कोई वक्त है समय तेरे पास? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सुन, तेरे दादाजी भी ना बिल्कुल तेरी तरह थे, हर वक्त मंदिर और घर के काम में व्यस्त रहते थे। मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता था। और पता है, हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले जाते थे। तो
समझ रहा है ना मैं क्यों कह रही हूँ ये? अरे बुद्धू, तू भी छोटी बहू को फार्म हाउस पे ले जा, जहाँ तुम दोनों अकेले होगे, एक दूसरे को जान सकोगे। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी तो नहीं ना, इसे अपना हनीमून समझना। अरे जा, जल्दी जा, छोटी बहू को ये खुशखबरी सुना, जा जल्दी। हंसो मत, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने ये रास्ता अपनाया है और अब तो फुल टाइम छोटी बहू बनने वाली हूँ इस घर की। क्यों ना बात क्यूटीज, अगर फुल टाइम बहू बनोगी तो फुल मनीज भी तो आएगा। लेकिन विशाखा, इस बार तुम्हें किसी भी तरह सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना है, समझी? उसकी फिक्र मत करो तुम, फायदा तो मैं उठाऊंगी ही। देव के पैसों का भी और उसकी भावनाओं का भी। वैसे और कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि घर का सारा काम करने के लिए राधिका तो है ही ना। बस एक टेंशन है पूरब। टेंशन? कैसी टेंशन? कि माँ बनने के चक्कर में कहीं मेरा फिगर खराब हो गया तो, और कहीं इंडस्ट्री को ये पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, तो ब्रेक मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वरीज नॉट क्यूटी, मैं हूं ना। और वैसे भी तुम्हें मुंबई तो सिर्फ और सिर्फ मनीष के साथ आना है, अपनी पास्ट की हिस्ट्रीज के साथ नहीं। देखना विशाखा, बहुत जल्द तुम सिल्वर स्क्रीन्स पर छाने वाली हो। ट्रस्ट मी, अगर तुम वहां सेक्रीफाइस कर रही हो तो मैं यहां मुंबई में स्ट्रगल्स कर रहा हूं। अच्छा ठीक है पूरब, अब मैं फोन रखती हूँ। बाइस। बस दादी माँ पूजा की तैयारियां हो रही हैं। ये सब किस चीज की तैयारियां चल रही है? लो बताना भूल गई, आज शिव पुराण की पूजा है बेटा। अरे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो। वैशाली, देव और विशाखा पूजा में नहीं रहेंगे। आज शाम को ये दोनों फार्म हाउस पे जा रहे हैं। फार्म हाउस? हाँ माँ। आ रहे पंडित जी, वैशाली बुला रहे, चलो जल्दी आओ। फार्म हाउस? मैं आपको कल रात को बताने ही वाला था, पर आप सो चुकी थी। जी कोई बात नहीं, कल बताया या आज बताया, बात एक ही है। भैया मैं आ जाऊं? अरे राधिका आओ ना, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, आओ। आपने नाश्ते के बाद वाली दवा खाई? अरे नहीं, भूल ही गया। ये तो वृंदावन है ना? हाँ, ये देव का लैपटॉप है। इंटरनेट पर अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ये देव से मांग कर लाया था, तो ये वृंदावन की कुछ फोटोग्राफ दिख गए। देव ने ये फोटोग्राफ खुद खींचे थे वृंदावन में, देखो। इन फोटोग्राफ्स को देख के लग रहा है जैसे देव किसी को ढूंढ रहा है वृंदावन की रासलीला में। है ना? जी।
मैं भी ना अपना इलाज ढूंढना छोड़ के और वृंदावन देखने बैठ गया। बताओ। इलाज? हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए एक नया तरीका इजाद हुआ है। बस उसे ही ढूंढ रहा था इंटरनेट पर। किस चीज का इलाज चल रहा है? एक्सीडेंट के बाद मेरी नसें कमजोर हो गई थी। मेरे पैरों में मेरे शरीर को उठाने की ताकत नहीं बची। बस उसी का इलाज चल रहा है। दवाइयों से नसें ठीक हो जाती है? कहते तो हैं, पर मुझ पर तो अब तक कोई असर नहीं हुआ और शायद अब होगा भी नहीं। भैया, आप ऐसे क्यों कहते हैं? जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अगर आप सोचे कि ऐसा हो सकता है तो अवश्य ऐसा ही होता है। फिर अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है ना भैया। पर अच्छे लोगों के साथ तो अक्सर बुरा होता है राधिका। अच्छा भैया, मुझे आप एक बात बताइए। आपके पास कोई बहुत बहुमूल्य चीज है और आपने उसे किसी को संभालने को देना है, तो आप किसे देंगे? एक अच्छे आदमी को या फिर एक बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को। बस। दर्द भी एक बहुत कीमती चीज है भगवान के पास, इसीलिए वो अच्छे लोगों को ही देते हैं। आप कान्हा पर भरोसा रखिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप अपने ढूंढने का काम जारी रखिए, मैं फिर से आपको दवा देने आऊंगी। अपना ख्याल रखिए। जानती हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम जहां भी जाओगी बस खुशियां ही बिखेरोगी। हमें खुशी है कि तुम्हारा रिश्ता हमसे भी जुड़ गया है। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना और दूसरों में खुशियां बिखेरती रहना। राधिका, कौन है? मैं दादी। जी आई। राधिका बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। जी। अब यूँ समझ के एक विनती करने आई हूँ। नहीं दादी माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? आप तो बस आज्ञा दीजिए। कल देव छोटी बहू को लेकर फार्म हाउस जा रहा है 2-4 दिन के लिए, जहाँ पर वो दोनों कुछ समय अकेले में बिता सके, एक दूसरे को समझ सके। मैं चाहती हूँ कि फार्म हाउस को छोटी बहू की पसंद के हिसाब से सजाया जाए, और तुमसे बेहतर कौन होगा जो छोटी बहू की पसंद को जानता हो। क्या तुम पहले जाकर फार्म हाउस सजा दोगी? जाओगी ना बेटा? जी। मुझे पता था तो मुझे निराश नहीं करोगी। मैं बिरजू से कह देती हूँ। कल देव छोटी बहू को लेकर फार्म हाउस जा रहा है, जहाँ पर वो दोनों कुछ समय अकेले में बिता सके, एक दूसरे को समझ सके।
देव। आ जाइए। कुछ काम था? नहीं, वो मैं विशाखा के साथ फार्म हाउस जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि आप जानती हैं, और दादी माँ ने आपसे फार्म हाउस सजाने के लिए भी कहा है। पता नहीं, एक घबराहट सी है। आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं वो, यकीन मानिए, मैं सिर्फ आपको ही बता सकता हूं। सिर्फ आप ही मेरी परेशानी समझ सकती हैं। सबसे पहले आप अपने मन से घबराहट को निकाल दीजिए। ये आपके नए जीवन का पहला कदम है। लड़खड़ाने के डर से अगर आपके कदम रुक गए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? थैंक्स। वो मैं हेलो देव बाबू। हाँ, प्रणाम बाबूजी। राधे राधे। दामाद बाबू, तनिक असुविधा ना हो तो राधिका से बात हो सकती है? जी वो यही है, आप उनसे अभी बात कर सकते हैं। 1 मिनट। बाबूजी का फोन है।